Hello students, today we'll start Science Chapter 3 Atoms and Molecules. In this हम atoms and molecules के बारे में पढ़ेंगे. जो इसमें बताया पहले फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या पहले डिस्कवरीज की हुई थी, क्या क्या इन्वेंशंस किए हुए थे लॉन्ग बैक. जैसे इंडिया में महर्षि कन्नड़ थे, इन्होंने बताया था कि मैटर यानी पदार्थ है ना, ये पदार्थ होता है जिसको हम सबसे छोटा पार्टिकल अगर हम उस पदार्थ का या मैटर का डिस्क्राइब करें तो उसको जिसको और हम फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना, एक कंप्लीट पार्टिकल उसको हम परमाणु कहते हैं ना. एक और इंडियन फिलोसोफर्स थे पकुधा कात्यायमा. इन्होंने क्या बताया था कि these particles normally exist in a combined form which give us various forms of matter. यानी एक एक जो सिंगल पार्टिकल है जो परमाणु इन्होंने बताया था महर्षि ने, इन्होंने आगे बताया, डिस्क्राइब किया कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये जॉइंट कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. सिंगल पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता है, ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जिससे हमें अलग अलग टाइप के फॉर्म्स ऑफ मैटर मिलते हैं. और इसी एरा में, इसी सेम एरा में, ये तो इंडियन साइंटिस्ट ने बताया, वैसे ही एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स ने डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, इन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने मैटर का नाम दिया इस चीज़ को, है ना, और मैटर है और उसको डिवाइड करके एटम्स. डेमोक्रिटस ने कॉल्ड दीज इनविजिबल पार्टिकल्स एटम्स. इन्होंने वो टर्म कॉइन की कि दीज आर द एटम्स, और एटम्स का मतलब होता है इनविजिबल. तो इन लोगों ने भी सेम बताया कि मैटर होता है जिसको हम और डिवाइड करते जाएं और एकदम जो छोटा पार्टिकल बचेगा उसको हम एटम्स बोलते हैं. इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. All this was based on the philosophical consideration, not much experimental. ये सब philosophical था, इसका बहुत ज़्यादा experimental work नहीं था और इसको validate नहीं किया गया था. By the end of 18th century, scientists recognized the difference between elements, compounds, and naturally becoming interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. Now, Antony L. Lavoisier laid a foundation of chemical sciences. इन्होंने 2 important laws of chemical combination दिए. ठीक है, अब laws of chemical combination ये एक बहुत important point था जो उन्होंने बताया था. तो हम law of chemical combination पढ़ेंगे इन section 3.1 laws of chemical combination. तो first law क्या था? first law is, अच्छा, ये जो experiments किए गए थे ये किए गए थे by Lavoisier and Joseph L. Proust. इन्होंने किए हुए थे ये एक्सपेरिमेंट्स. नाउ द फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसमें क्या था कि जैसे एक्टिविटी दी हुई एक्टिविटी 3.1, इन्होंने एक्स एलिमेंट्स एक्स कंपाउंड्स ले लिए हैं और ये वाई कंपाउंड्स ले लिए हैं. ये अलग अलग केमिकल्स हैं. जैसे फर्स्ट में हमने लिए कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट, है ना, ये 2 ले लिए. सेकेंड में बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट. थर्ड वन में लेड नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड. इस तरह से इन्होंने 3 का सेट ले लिया. ये सेट में थे, है ना, एक्स और वाई साथ में लिए हैं. तो जब हम फर्स्ट ले रहे हैं जैसे कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट ले लिया, इसको इन्होंने एक कोनिकल फ्लास्क में रखा. तो फर्स्ट इन्होंने नीचे रखा है वाई वाला सॉल्यूशन जो कि 10 ml ऑफ वाटर में 5% का सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है. तो यानी 10 ml ऑफ वाटर है तो 10 ml ऑफ वाटर में 5% का इसका सॉल्यूशन बनाया है वाई में और ये एक कोनिकल फ्लास्क में रख दिया है. अब इसको रखने के बाद इसमें इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब डाली है. आप लोग देख सकते हो इसमें एक टेस्ट ट्यूब इमर्ज की हुई है. टेस्ट ट्यूब में इन्होंने सेकंड सॉल्यूशन लिया है कॉपर सल्फेट का और इसको इस टेस्ट ट्यूब को एक थ्रेड से बांधा हुआ है जो कि थ्रेड कोनिकल फ्लास्क से बाहर आ रहा है और इसको कॉर्क से टाइटली बंद कर दिया है. नाउ इन्होंने ये दोनों, पहले तो ये सेपरेट थे, मिक्स नहीं हो रहे थे, फिर उन्होंने ये थ्रेड खींच के टेस्ट ट्यूब का जो सॉल्यूशन है वो इसमें मिक्स कर दिया. एक्स और वाई सॉल्यूशंस मिक्स कर दिए हैं. सो जब एक्स और वाई सॉल्यूशन मिक्स हो जाते हैं तो कुछ रिएक्शन होती है, लेकिन मास ऑफ बोथ एक्स एंड वाई रिमेन्स कांस्टेंट. यानी अगर कोई भी चीज़ रिएक्ट हो रही है, कोई भी प्रोडक्ट्स, कोई भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट होके प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन उनका मास कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो उसका मास
जैसा पहले था उतना ही हमें टोटल बाद में मिलेगा। हो सकता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होके मिले, लेकिन अगर एक चीज़ है जो कि 10 सपोज़ हमने 10 kgs का कुछ सामान है हमारे पास, अगर हमने उसको ब्रेक कर दिया अलग अलग पार्टिकल्स में, 1 kg के कर दिए, या हमने 1 kg के 5 कर दिए और एक रख दिया, ऐसे ही टोटल 5 kg का। लेकिन ये जो पूरा रहेगा, टोटल रहेगा, इट विल बी द 10 kgs ओनली। यही था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसका पूरा स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में इसको मास को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। नाउ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ये फर्स्ट हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड है कांस्टेंट प्रपोर्शन। Lavoisier along with the other scientists noted that many compounds were composed of 2 or more elements, है ना, 2 और मोर एलिमेंट्स से मिलके बने रहते हैं कंपाउंड्स। ईच सच कंपाउंड्स हैड सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रपोर्शन। अगेन जैसे हमने भी हमारा फर्स्ट लिया था कंपाउंड कॉपर सल्फेट, है ना, कॉपर सल्फेट इज CuSO4। अब इसमें Cu सिंगल मॉलिक्यूल है, SO4 में सल्फर है और O4 है, S है और 4 है। तो ये सारी चीज़ें एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेंगी, और अगर वो चेंज कर देंगे तो कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा उसका, CuSO4 नहीं रहेगा, फिर कुछ और बन जाएगा। इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, देखो सिंपल सा एग्जांपल हम हर बार वाटर लेते हैं क्योंकि ये हमें सिंपल समझने में आसान रहता है और इसका फॉर्मूला भी सिंपल सा है, तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी होता है, इसलिए हम लोग वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं हमेशा। द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 1:8, है ना, हाइड्रोजन 1 और मास ऑफ ऑक्सीजन इज 8, वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर। अब मास लिया है ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो दिस विल बिकम 1:8। तो कोई सा भी वाटर हो तो उसका कंपोजिशन यही रहेगा। Thus, if 9 gram of water is decomposed and 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen were always obtained. Similarly, in ammonia, nitrogen and hydrogen are always, अमोनिया है NH4 होता है अमोनिया, NH3 में हमेशा